नमस्कार सम्माननीय दर्शकगण। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक और ऑडियो कहानी लेकर उपस्थित हूँ। भारतीय संस्कृति में बच्चों द्वारा अपने बड़ों से रात में सोने से पहले कहानी सुनने की अद्भुत परंपरा रही है। ऑडियो कहानियाँ सुनने से बच्चों की कल्पनाओं को पंख मिलते हैं। आशा करता हूँ कि यह कहानी आप सबको बेहद पसंद आएगी। मानिकपुर नाम का एक बहुत बड़ा गांव था, जिसमें विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग सौहार्दपूर्वक रहते थे। गांव से कुछ दूरी पर एक कब्रिस्तान था। गांव के लोग रात में कब्रिस्तान तो क्या, कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाली सड़क जो गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ती थी, उससे भी गुजरने में डरते थे। गांव वालों का मानना था कि कब्रिस्तान में प्रेत आत्माओं का वास है। पूर्व में कब्रिस्तान एवं उसके आसपास कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अभी हाल में घटी एक घटना ने एक बार फिर कब्रिस्तान को चर्चा का केंद्र बिंदु बना दिया है। हुआ यूं कि संतलाल ऑटो ड्राइवर को घर लौटते समय काफ़ी रात हो गई। जब वह कब्रिस्तान के पास वाली सड़क से गुजर रहा था तो सड़क के एक किनारे से झाड़ियों में से एक भयानक साया तेजी से निकलकर सड़क के दूसरे किनारे की झाड़ियों में विलुप्त हो जाता है। यह देखकर संतलाल डर के मारे अपना संतुलन खो देता है और उसकी ऑटो सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा जाती है। संतलाल ऑटो वहीं छोड़कर घायल अवस्था में गांव की ओर जोर से दौड़ता है। घर पहुंचने पर ही उसकी जान में जान आती है। लेकिन अभी भी जब संतलाल के जेहन में वह भयानक साया याद आता है तो वह थर-थर कांपने लगता है तथा उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। संतलाल को उनके घर वाले कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। संतलाल की हालत देखकर गांव वाले भी डरे हुए हैं। खड़ी दोपहर का समय है। तालाब किनारे वाले बाग में 3 मित्र नरसिंह, रामकेवल और सोमन अपनी अपनी लुंगी बिछाकर उस पर लेटकर आराम करते हुए कब्रिस्तान पर चर्चा करते हैं। नरसिंह कहता है, संतलाल को जब देर हो गई थी तो गांव में कब्रिस्तान वाले रास्ते से नहीं आना चाहिए था। रामकेवल ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन कब्रिस्तान वाला रास्ता छोटा होने के कारण घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में कब्रिस्तान वाला रास्ता पकड़ लिया होगा। अब तो उसकी हालत देखकर लगता है पता नहीं वह बचेगा भी कि नहीं। सोमन, जिसे अखबार एवं किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, ने कहा, ये भूत प्रेत की बातें बकवास हैं। नरसिंह ने कहा, अच्छा, तो इतने लोगों को कौन मार रहा है? और सभी लोग कब्रिस्तान में या उसके आसपास ही क्यों मरते हैं या डरते हैं? रातें केवल कब्रिस्तान में ही होती हैं क्या? रामकेवल ने कहा, सही बात है। मैंने सुना है जब मनुष्य की असमय मृत्यु होती है तो वह प्रेत आत्मा बनकर भटकता रहता है और प्रेत आत्माएं सबको अपने पास बुलाने के लिए लोगों को मारती हैं। सोमन ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब हमें कोई बता देता है कि किसी स्थान पर प्रेत आत्माएं निवास करती हैं, तो जैसे ही हम उस स्थान पर पहुंचते हैं तो हमारा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। अंधेरे में साफ साफ दिखाई न देने के कारण किसी पेड़, झाड़ी, जानवर आदि को हमारा मस्तिष्क प्रेत आत्मा के काल्पनिक चित्र बना देता है, जिससे अत्यधिक भय के कारण मस्तिष्क एवं हृदय
पर अचानक दबाव पड़ने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। नरसिंह ने कहा, इसका अर्थ है कि तुम्हें प्रेत आत्माओं में विश्वास नहीं है, तुम कहीं भी रात में जा सकते हो। सोमन ने कहा, बिल्कुल। राम केवल ने कहा, क्या रात में कब्रिस्तान में भी जा सकते हो? सोमन ने कहा, बिल्कुल। नरसिंह ने कहा, अब इतना भी न फेंको, अगर कब्रिस्तान में रात में कोई जाए और जिंदा चला आए तो मैं तो उसे 1000 रुपये दूंगा। राम केवल ने भी कहा, मैं भी 1000 रुपये दूंगा। सोमन ने कहा, ठीक है, अगर मैं कब्रिस्तान में नहीं जा पाया तो मैं तुम दोनों को 1000 रुपये दूंगा। वैसे भी मैं कब्रिस्तान में रात में जाना चाहता था ताकि गांव वालों का वहम दूर कर सकूं। सोमन ने कहा, तो तय रहा, आज रात 12 बजे मैं कब्रिस्तान में जाऊंगा। राम केवल ने कहा, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम कब्रिस्तान में गए थे? नरसिंह ने सोमन से कहा, मेरे घर पर छेनी हथौड़ी रखी है, कब्रिस्तान जाने से पहले उसे लेना और कब्रिस्तान के बीचों बीच छीनी को हथौड़ी की सहायता से गाड़ देना। सुबह मैं और राम केवल तुम्हारे साथ चलकर देखेंगे, यदि छीनी कब्रिस्तान में गड़ी मिली तो तुम्हें वादे के मुताबिक रुपए दे दिए जाएंगे। साथ ही तुम्हारी इस वीरता की चर्चा भी गांव वालों को सुनाएंगे। रात का भोजन करने के पश्चात सोमन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं नरसिंह के घर जा रहा हूँ, रात को वहीं उसके साथ उसके छत पर सो जाऊँगा। पहले भी सोमन, राम केवल और नरसिंह एक दूसरे के यहाँ रात में सोते रहे हैं। जब सोमन नरसिंह के घर पहुँचता है तो वहाँ पर राम केवल पहले से मौजूद था। तीनों मित्र छत पर पड़े बिस्तर पर लेटते हैं। राम केवल सोमन से कहता है, एक बार फिर विचार कर लो, इसमें बहुत खतरा है दोस्त। नरसिंह कहता है, राम केवल सही कह रहा है, कब्रिस्तान जाने का विचार छोड़ दो, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। सोमन कहता है, तुम दोनों मेरे अच्छे मित्र हो, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, लेकिन अपने गांव वालों को इस तरह से मरते नहीं देख सकता। मैं उनका डर खत्म करना चाहता हूँ। रात के 12 बजे सोमन एक टार्च और छीनी हथौड़ी लेकर कब्रिस्तान की ओर चल पड़ता है। चांदनी रात थी, लेकिन कब्रिस्तान के रास्ते पर घने पेड़ों व झाड़ियों के कारण अंधेरा था। जैसे ही सोमन गांव के बाहर पहुंचता है तो उसे कुत्तों के रोने एवं सियारों के हुआने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सोमन को तुरंत उसकी दादी की बात याद आई। वो कहती थी कि कुत्ते जब रात में आत्माओं को देखते हैं तो वह रोते हैं। ये बात याद आते ही सोमन डरने लगा, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि प्रेत आत्माएं नहीं होती। जैसे ही वह कुछ और आगे बढ़ा तो उसे महसूस हुआ कि बांसों के झुरमुट में कोई हलचल हो रही है। वह थोड़ा ठहरा, उसे डर लग रहा था, लेकिन जब उसने टार्च जलाकर देखा तो वहाँ पर एक सांड अपनी पीठ बांस में रगड़ रहा था। अब सोमन आगे बढ़ता है, तभी मूंछ के झुरमुटों से अचानक सरसराहट की आवाज़ें आने लगती हैं। लगता है जैसे कोई बहुत तेज झुरमुटों में दौड़ रहा है। एक बार फिर सोमन सिहर जाता है। तभी वह देखता है कि वन सुअरों का एक झुंड
मूंछ के झुरमुटों से निकलकर बहुत तेजी से सड़क की दूसरी तरफ झाड़ियों में चला जाता है। नदी की ओर से शीतल हवा बह रही थी, फिर भी सोमन को पसीने छूट रहे थे। सोमन अपने आप को समझाने का प्रयास कर रहा था कि भूत प्रेत केवल मनुष्य की कल्पनाएं हैं, लेकिन वातावरण ऐसा बन गया था कि सोमन डरने लगा था। सोमन यह सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। अब वह कब्रिस्तान में प्रवेश कर रहा था। चारों तरफ कब्रों को देखकर वह अंदर से पूरी तरह से डर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कब्रिस्तान में कोई बड़ा सा उजला व्यक्ति खड़ा है। सोमन के कदम वहीं रुक गए। भय से वह आगे नहीं बढ़ रहा था। कुछ हिम्मत जुटाकर उसने उस व्यक्ति के ऊपर टार्च का प्रकाश फेंका तो उसने देखा कि वह एक सूखा पेड़ था, जिसकी छाल उतर जाने के कारण वह उजला दिखाई दे रहा था। डरे हुए व्यक्ति का मस्तिष्क अंधेरे में अस्पष्ट वस्तुओं का भयानक चरित्र चित्रण करता है, जिससे व्यक्ति भयभीत हो जाता है। सोमन जल्दी जल्दी डरते हुए कब्रिस्तान के बीच में पहुंचकर हथौड़ी की सहायता से छेनी को गाड़ने लगा। गाड़ने के बाद पीछे मुड़कर जब वह चलने को तैयार हुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसकी लुंगी को किसी ने पकड़ लिया है। सोमन भय के मारे पीछे देखने का साहस नहीं कर पाया और वही डर से उसकी मृत्यु हो जाती है। सुबह जब सोमन घर नहीं आया तो उसकी मां नरसिंह के घर सोमन को बुलाने पहुंची तो किसी अनहोनी की आशंका में नरसिंह और रामकेवल ने मां को पूरी बात बता दी। यह सुनते ही मां चिल्लाते हुए कब्रिस्तान की ओर दौड़ी और उसके पीछे पीछे नरसिंह, रामकेवल और गांव के तमाम लोग जाने लगे। कब्रिस्तान में मां ने सोमन का मृत शरीर देखकर बदहवास होकर वहीं गिर पड़ी और जोर जोर से रुदन करने लगी। मां का रुदन और सोमन का मृत शरीर देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। सोमन के मित्र एवं गांव वाले यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सोमन ने जो छीनी कब्रिस्तान में गाड़ी थी वह उसकी लुंगी के साथ जमीन पर गड़ी थी और सोमन को लगा कि किसी प्रेत आत्मा ने उसकी लुंगी पकड़ ली है। अब गांव वालों की समझ में आ गया था कि कब्रिस्तान में किसी प्रेत आत्मा का वास नहीं है। अभी तक जो लोग भी मारे गए हैं वह काल्पनिक भय के कारण मारे गए। गांव वालों ने सोमन के इस बलिदान की भूरी भूरी प्रशंसा की। सोमन ने जाते जाते सबकी आंखें नम कर दी। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।